हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। ये नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ये टॉपिक है वो एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है और दूसरी भी 2-3 वीडियोस देख के उसके बाद मैंने एक शॉर्ट में ये नोट्स तैयार किए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस, जो मेगा वर्ड है ना वो फीमेल गैमेटोफाइट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर जो मेल गैमेटोफाइट है उसके लिए यूज़ करें तो बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, माइक्रो। और फीमेल गैमेटोफाइट के लिए यूज़ करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। The process of development of male gametophyte is known as megasporogenesis. जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट होना, बनना, डेवलपमेंट होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने एक टर्म देखी होगी अपनी बुक के अंदर, एमएमसी। एमएमसी क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपने पढ़ी होगी, मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं वो मेड होते हैं, यानी वो बनते हैं फ्रॉम आर्चीस्पोरल सेल से। जो आर्चीस्पोरल सेल होते हैं वो हाइपोडर्मल इन ऑरिजिन, मतलब कि ऑरिजिन में कैसे होते हैं? हाइपोडर्मल। अब ये कई बार क्वेश्चन अराइज होता है, जो आर्चीस्पोरल सेल्स होते हैं उनका ऑरिजिन क्या होता है? हाइपोडर्मल होता है इनका ऑरिजिन, ठीक है। तो ये आप बहुत ही ध्यान से इसको इसी तरह से नोट्स बनाना और इससे बेटर ही करना, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना, उसके बाद अपनी वे में नोट्स तैयार करना। प्राइमरी आर्चीस्पोरल जो सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं, एक होता है आउटर और एक होता है इनर। जो आउटर सेल होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी पैरेटल सेल। प्राइमरी पैरेटल सेल्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते भी हैं और नहीं भी, ठीक है। इनका कोई ज़रूरी नहीं होता कि फर्दर डिवाइड करेंगे भी या नहीं। लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल, जो इनर सेल्स होते हैं, जो प्राइमरी आर्चीस्पोरल सेल के जो इनर पार्ट जो डिवाइड होता है उनका, ये स्लांट में डिवीज़न होता है इनका, ठीक है। तो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बोलते हैं इनको। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल तो कन्फर्म्ड हैं कि ये फर्दर डिवाइड करेंगे ही नहीं, ठीक है। इन्हीं से ही मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स जब फर्दर डेवलपमेंट होता है इनका, तो यही एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं। अब हम यहाँ पे एक डायग्रामेटिक तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी मैं, ध्यान से देखेंगे आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। देखिए, ये है मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। मेगास्पोर मदर सेल्स किस फॉर्म में होता है? डिप्लॉयड। जब ये मियोसिस करता है, माइटोसिस एंड मियोसिस दो तरीके से डिवीज़न होता है, तो ये करता है मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल विच इज़ डिप्लॉयड फर्दर डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो ये क्या बनाता है? ये लीनियर टेट्राड फॉर्म में डिवीज़न करता है। लीनियर टेट्राड फॉर्म मतलब इस तरह से 1 2 3 4 है तो टेट्राड बोलते हैं उनको। और ये क्या बनते हैं? हैप्लॉयड। तो उनको हम लिख देते हैं एन से। अगर जो चीज़ डिप्लॉयड होती है हम उसको लिखते हैं 2n से, ठीक है, 2n। और यहाँ पे लीनियर टेट्राड फॉर्म में मियोसिस में डिवीज़न होती है तो उसको हम बोल देंगे हैप्लॉयड। अब क्या होता है कि जो 3 सेल होते हैं ना वो डीजनरेट कर जाते हैं इसमें, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं, और एक ही सेल होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर के नाम से उसको जानते हैं। जो एक सेल बचता है टेट्राड में से वो फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं उसको, फंक्शनल मेगास्पोर। ये डीजनरेट कर गए, इनका कोई काम नहीं है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका काम होता है, फर्स्ट स्टेज होती है इसकी मेटोसिस करता है। ये फर्स्ट स्टेज में मेटोसिस करके 2 सेल स्टेज बोलते हैं इसको। मेटोसिस के बाद क्या होता है? 2 सेल स्टेज आती है, ठीक है।
जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो माइटोसिस करता है फर्स्ट स्टेज में, जब वो डिवाइड करता है तो 2 सेल स्टेज बनती है, इसको इस तरह से दिखाएंगे। उसके बाद ये 2 सेल स्टेज फर्दर इसका माइटोसिस होता है और 4 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। फिर आती है थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस में क्या होता है, ये 8 सेल में डिवाइड हो जाता है, मतलब इस तरह से। उसके बाद क्या होता है कि आप ध्यान से देखेंगे कि 1 सेल फ्रॉम ईच बॉल कम्स इन सेंटर, मतलब कि यहाँ से एक सेल आ जाता है इधर बीच में और यहाँ से एक सेल आ जाता है इधर बीच में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आ गया है, इसको बोलते हैं, आगे हम इसको जो पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के नाम से हम जानेंगे इसको। अब यहाँ पे ये दोनों सेल आ गए। यहाँ पे क्या होता है कि इनका सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हो पाता, इनका सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाता है इस तरह से। ये देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो अंदर साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स द लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। तो ये लिक्विड है वो तो फ्यूज़ हो गया, लेकिन सेल देखिए न्यूक्लियस देखिए दोनों की अलग अलग है। तो इस तरह से सिर्फ साइटोप्लाज्म ही फ्यूज़ होता है, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हो पाते। ये 3 पोल पे रह जाते हैं और एक एक जो आ गया इनका, ये क्या बनाएंगे, सेकेंडरी सेल बनाएंगे। अब हम इनको अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो 3 सेल हैं ये फर्दर कहलाते हैं एंटीपोडल सेल। ये हम इस डायग्राम में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे इनको। एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है सेकेंडरी सेल, ठीक है। 1 सेल बट हैविंग 2 न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी सेल में क्या होता है, एक ही सेल कहलाता है ये, लेकिन इसमें क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये जो बीच वाला होता है ना, ये एग सेल कहलाता है और साइड वाले इनको सिनर्जिड्स बोलते हैं। सिनर्जिड्स जो होते हैं इनमें फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, तो इनका भी फंक्शन होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट करना। इसको सिनर्जिड्स का काम क्या होता है, जो साइड वाले सेल्स होते हैं इनको एग सेल को नरिशमेंट देना होता है, ठीक है। इसको फूड प्रोवाइड करना होता है ताकि ये फर्दर डेवलप कर सके। यहाँ पे देखिए ये डायग्रामेटिकली समझाया है मैंने। एंटीपोडल सेल, अब एंटीपोडल सेल होते हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। ये चेलेजर एंड होता है, जो चेलेजर एंड होता है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, इनको हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं सेकेंडरी सेल को। अब यहाँ पे देखिए ये है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स हैप्लॉइड इन नेचर, सिनर्जिड्स साइड में होते हैं। ये एग सेल होता है, एग सेल भी हैप्लॉइड इन नेचर होता है। सिनर्जिड्स जो होते हैं इस तरह से होते हैं ये सेल, और इनमें फिलीफॉर्म एपरेटस यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इनको फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। ये हमारा हो गया आपका सिनर्जिड्स हैप्लॉइड। देखिए जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप्स, ठीक है। पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं इसको। ये जो टाइप दिखाई गई स्ट्रक्चर की, तो इसको बोलते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। आप देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं, उसके बाद आपका ये मेन टॉपिक है वो उससे आप रिलीज़ हो जाओगे। देखो अगर जैसे कि पहले आप देख लीजिए, अगर कोई भी मेगास्पोर डीजेनरेट ना हो, देखो ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको इधर ले चलती हूँ। यहाँ पे जैसे दिखाया गया था कि 3 सेल जो हो गए थे, जो यहाँ पे लीनियर टेट्राड फॉर्म हुआ था मदर सेल से, तो जो 3 सेल वो डीजेनरेट कर गए, तो एक ही सेल फंक्शनल मेगास्पोर के रूप में काम किया था इसने, ठीक है। ये कहता है कि अगर एक भी डीजेनरेट ना हो, 4 के 4 फंक्शनल हो, तो उसे बोलते हैं हम टेट्रास्पोरिक ओव्यूल, टेट्रास्पोरिक ओव्यूल। अब आप मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद बताएंगे कि ये इस फंक्शनल मेगास्पोर को हम क्या नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला कि अगर 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाए, ठीक है, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाए और एक ही फंक्शनल बचे, तो उसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक ओव्यूल। मोनोस्पोरिक ओव्यूल यानी कि एक, मोनो मीन्स 1। 2 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाए, 2 ही फंक्शनल हो, तो उसे बोलते हैं बायोस्पोरिक ओव्यूल। बायोस्पोरिक ओव्यूल। अगर 1 मेगास्पोर डीजेनरेट करे और 3 फंक्शनल करे, तो उसे बोलते हैं ट्रायस्पोरिक ओव्यूल। यानी जितने फंक्शनल मेगास्पोर होंगे उतना ही उसका नाम उस पर ही डिपेंडेड होगा। जैसे 1 है तो मोनोस्पोरिक, 4 फंक्शनल है तो टेट्रास्पोरिक, 2 है तो बायोस्पोरिक और 3 है तो टेट्रास्पोरिक। अब बताइए मुझे यहाँ पे कि इसको क्या बोलेंगे,
3D जनरेट कर गए और वन सेल फंक्शनल मेगास्पोर, वन सेल मेगास्पोर है तो वन मीन्स वन का मतलब मोनोस्पोरिक ओव्यूल, तो ये किस तरह का ओव्यूल है, मोनोस्पोरिक ओव्यूल। तो इस वाली टॉपिक में आपको मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस समझाया है। इसको आप अपनी बेटर से बेटर बहुत अच्छे नोट्स तैयार करने हैं। इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक से तो दोबारा पढ़ने की और नोट्स बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप इस तरह से एक एक टॉपिक लीजिए और अच्छे से उसको स्टडी कीजिए। अभी लॉकडाउन है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत टाइम तक आपके अभी स्कूल्स नहीं खुलने वाले, तो बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को स्टडी कीजिए और उनके नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि जो चीज़ अभी पढ़ लो वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, थैंक यू।